हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। द वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन। जिसे हम बोलते हैं कि जैसे आम चाल की भाषा में हम कभी कभी बोलते हैं कि इस बच्चे में आईआईटी क्रैक करने की पोटेंशियल है, या इस बच्चे में नीट क्रैक करने की पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कैपेसिटी है, उस बच्चे में कैपेसिटी है कि वो आईआईटी क्रैक कर सकता है या नीट क्रैक कर सकता है। द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वंस माइंड स्टोर्ड एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी से क्या मालूम चलता है कि पहले से उसमें जो एनर्जी है स्टोर किया हुआ है और उस एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे किसी बच्चे में जो हम बोलते हैं कि इसमें पोटेंशियल है आईआईटी क्रैक करने का, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे ने पहले से बहुत स्टडी किया होगा, मेहनत किया होगा। अभी उसमें इतना कैपेसिटी आ गया है कि वह आईआईटी के लेवल के किसी भी प्रॉब्लम को वह इजीली सॉल्व कर सकता है। तो यानी पहले उसने स्टडी किया, मेहनत किया, अब उसके पास पोटेंशियल आ गया है कि वह कि आईआईटी को क्रैक कर सकता है। उसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहले हम उसमें वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद वह एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो मीनिंग है, द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वंस माइंड स्टोर्ड एनर्जी, यानी हम वर्क करके एनर्जी को स्टोर करेंगे तो वह एनर्जी जो स्टोर होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ये स्ट्रेच बो स्ट्रिंग पोजेज पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बो देखते हैं जो धनुष है, उसमें हम जो स्ट्रेच करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो जैसे यह नॉर्मल बो है और एरो है, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके जो स्ट्रिंग है उसको हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद क्या हो गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया अभी। और जैसे ही हम एरो को छोड़ेंगे, धनुष को छोड़ेंगे, तो यह इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। जो एरो है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और वह मोशन करने लगेगा। उसी तरह यह स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर हम दोनों तरफ से, स्प्रिंग के दोनों एंड पर हम फोर्स लगाएंगे तो यह क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। और कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और जब हम फोर्स को हटा देंगे, जैसे हम लोग अभी कंप्रेस कर रहे हैं और उसके बाद कंप्रेस करने के बाद फोर्स को हटा देंगे तो यह एक्सपेंड होने लगेगा। यानी जो स्टोर एनर्जी था, कंप्रेस करने के बाद जो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ, वह एक्सपेंड होने के जब एक्सपेंड होता है तो वह एनर्जी रिलीज हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी में रिलीज हो जाता है। उसी तरह हम देखते हैं अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पत्थर मान लेते रखा हुआ है, और इस पर हम फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। मान लेते हैं कि इसको h हाइट तक ऊपर लेकर जाते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगा, हम फोर्स जो लगाकर ऊपर की तरफ ले गए और जो वहाँ पर जब मैक्सिमम हाइट पर लेकर गए, वहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, अब इस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो यह क्या होगा, यह पत्थर वापस पृथ्वी पर आकर, अर्थ पर आकर टकरा जाएगा। तो यानी उसमें क्या हो गया, वहाँ पर हम लोगों ने जब उसको ऊपर ले गया, पत्थर को ऊपर ले गया, तो उसमें जो हम लोगों ने ऊपर ले जाने में जो वर्क किया वह उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। और जब वहाँ से हम लोगों ने रिलीज कर दिया तो वह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ गया। तो थस पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टोर एनर्जी है, वह किसके कारण होता है, किसी बॉडी का पोजीशन हम चेंज करते हैं या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, अभी अर्थ के सरफेस पर जो पत्थर था उसका हम लोगों ने पोजीशन को चेंज करके कुछ हाइट तक ले गया, h हाइट तक ले गया, तो इसमें क्या हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया। और जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग में देखा और बो में देखा, उसमें क्या हुआ, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोगों ने चेंज किया, तो उसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। द बॉडी लेफ्ट
टू itself रिलीज दिस stored एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही हम बॉडी को रिलीज करेंगे तो जो उसमें स्टोर्ड एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में आने लगेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी स्टोर्ड एनर्जी जो था वह काइनेटिक एनर्जी के में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे इस पत्थर पर हम लोग फोर्स F लगाकर ऊपर ले गए तो H हाइट तक ले गया, तो इसको हम लोग अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको इस पर जो पत्थर पर था एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाकर इसको ऊपर ले गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉल ऑफ मास m इज mg। तो अगर मान लेते हैं कि इस पत्थर का जो मास है वह m है और इस पर जो फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा mg के इक्वल होगा। यहाँ पर g क्या है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसके हम लोग अर्थ के सरफेस के नियर हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एनर्जी एजेंसी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh। तो हम लोगों ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस पर जो वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पत्थर पर स्टोन पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाकर जो वर्क हुआ उसका जो वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा mgh, क्योंकि फोर्स mg है और जो डिस्प्लेसमेंट है वह h है, तो यह हो जाएगा mgh। द वर्क गेट स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और जो वर्क है mgh जो वर्क है यह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। द फोर्स mg दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक डज वर्क माइनस mgh इफ द ब्लॉक एसेंड थ्रू ए हाइट h। अगर हम किसी ब्लॉक को या पत्थर को h हाइट तक लेकर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना काम करेगा, वर्क करेगा, वह करेगा माइनस mgh। एक्सटर्नल फोर्स mgh वर्क किया और ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgh वर्क करेगा। क्यों माइनस, क्यों इसमें हम लोगों ने लगाया माइनस, इसलिए लगाया कि माइनस जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो जो वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वह हो जाएगा mg h cos 180 डिग्री। तो यहाँ पर 100 cos 180 डिग्री हो जाएगा -1। तो यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वह हो जाएगा माइनस mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ हाइट h इज डिनोटेड बाय vh एंड इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट टू दैट हाइट। अगर मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक लेकर जाएं तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम लोग VH से डिनोट करेंगे, कैपिटल V और H, VH से डिनोट करेंगे। और इसका जो वैल्यू होगा इट इज़ द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा उसमें हम निगेटिव लगा देंगे तो वह हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो VH हो जाएगा माइनस, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वह माइनस mgh है, तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में माइनस mgh, तो यह हो जाएगा प्लस mgh। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका वैल्यू हो जाएगा mgh। अब चेंज इन डेल्टा U इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यह हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम लोग जानते हैं। तो यह डेल्टा UX हो जाएगा माइनस W, यहाँ पर W है वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो यह हो जाएगा वर्क डन क्या होता है फोर्स और
जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है तो माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा। और इससे हम लोग एफ निकालेंगे, अगर एफ हो जाएगा माइनस डी बाई डी एच वी एच। इसको हम लोग जो डेल्टा एक्स है इसको हम लोग बहुत स्मॉल लेंगे, यानी बहुत स्मॉल है, और इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो यह तो जो एफ है वह हो जाएगा माइनस डी बाई डी एच वी एच। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एफ हो जाएगा माइनस, और वी एच की जगह हम लिखेंगे एम जी एच। अभी हम लोगों ने पहले देखा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वह एम जी एच के इक्वल होता है, तो डी एम जी एच बाई डी एच, और एम जी कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं तो यह माइनस एम जी हो गया डी एच बाई डी एच, तो यह इक्वल हो जाएगा माइनस एम जी, यानी जो फोर्स है वह माइनस एम जी के इक्वल होगा। इफ एच इज टेकन एज ए वेरिएबल द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल्स द निगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ वी एच विथ रिस्पेक्ट टू एच। तो जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा निगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वी एच विथ रिस्पेक्ट टू एच के इक्वल होगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एच के रिस्पेक्ट में, तो किसी पार्टिकुलर हाइट पर जो फोर्स होगा उसका वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा। तो यह देखिए, अभी मान लेते हैं कि यह जो पत्थर है यह ग्राउंड से जस्ट टकराने के पहले उसका जो वेलोसिटी था v था, तो वी स्क्वायर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, और वी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यू। हम लोगों ने यू को हम लोगों ने जीरो लिया इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब हाइट पर एच हाइट पर था वहाँ से हम लोगों ने जस्ट रिलीज कर दिया स्टोन को, तो वह हो जाएगा जीरो, और 2a की जगह g हो गया और s की जगह h हो गया, तो यह हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। और इसको हाफ एम से दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड का इक्वेशन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और राइट साइड का हो जाएगा हाफ एम 2gh। तो यह हो जाएगा लेफ्ट साइड का हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। और जो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है काइनेटिक एनर्जी, और एम जी एच क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एम जी एच जो पोटेंशियल एनर्जी था एच हाइट पर, उसको अगर वहाँ से हम जो बॉडी है ब्लॉक है या स्टोन है उसको रिलीज करते हैं तो वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो which shows that the gravitational potential energy of the object at height h when the object is released manifests itself as kinetic energy of the object on reaching the ground। यानी जो एच हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी था वह ग्राउंड पर पहुंचने पर वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिजिकली द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अप्लीकेबल ओनली टू द क्लास ऑफ फोर्सेस वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स स्टोर्ड अप एज एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हम जो फोर्स लगाकर वर्क करेंगे तो वह सभी क्लास ऑफ के फोर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी सभी क्लास ऑफ फोर्सेस में वह पोटेंशियल जो वर्क होगा वह स्टोर नहीं होगा। जैसा आप एग्जांपल देखते हैं, जो अर्थ के ऊपर हम अगर ऑब्जेक्ट को ले जाएं तो वहाँ पर स्टोर हो जाता है, वहाँ पर एच हाइट पर हम अगर लेकर जाते हैं वर्क करते हैं mgs तो वहाँ पर यह जो वर्क डन है वह एनर्जी में स्टोर हो जाता है। उसी तरह हम जो स्प्रिंग है इस पर हम फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस करते हैं तो इस केस में भी एनर्जी स्टोर हो जाता है। अगर हम मान लें कि एक प्रोटॉन है यहाँ पर है और दूसरा प्रोटॉन कुछ डिस्टेंस पर है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगाकर हम इसके नज़दीक लाते हैं तो यहाँ पर भी जो वर्क किया गया पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने पर, यानी पहले वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नज़दीक लाने पर जो वर्क किया गया वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे तो क्या होता है, वह पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से दूर जाने लगता है, यानी जो स्टोर उसमें जो स्टोर हुआ था पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। When external constraints are removed, it manifests itself as kinetic energy। लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स लगाकर इसको हम लोग डिस्प्लेस किए और फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यानी इस पर वर्क हुआ, और इस
पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो लेकिन अभी हम लोगों ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो यह जो ब्लॉक है यह इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, इसमें किसी तरह का एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी स्टोर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो तरह का फोर्सेस है, एक फोर्स लगाते हैं तो एनर्जी स्टोर होता है और दूसरा फोर्स लगाते हैं तो एनर्जी स्टोर नहीं होता है। तो इस तरह से हम फोर्सेस को दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जिस फोर्स के कारण एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कर बोलेंगे, और जिसके कारण एनर्जी स्टोर नहीं होगा उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो मैथमेटिकली फॉर सिंप्लिसिटी इन वन डायमेंशन द पोटेंशियल एनर्जी Vx इज डिफाइंड इफ द फोर्स Fx कैन बी रिटेन एज। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फोर्स लगाने के बाद एनर्जी स्टोर होता है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कि वन डायमेंशन हम लोग लेते हैं, तो Fx हो जाएगा इक्वल टू -dV/dx। अगर जो ये फोर्स है, फोर्स इक्वल होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, और उसका निगेटिव फोर्स के इक्वल आ रहा है, तो इस केस में जो फोर्स है वह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, Fx dx इक्वल टू -dV, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे xi से लेकर xf तक, यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, और राइट साइड में भी vi से लेकर vf तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, Fx dx इक्वल टू vi minus vf। The work done by conservative force such as gravity depend on the initial and final position only। और जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो जो वर्क डन है वह किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। हम किस पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस से एक स्टोन को हम लोगों ने h हाइट तक ले गया, एक को सीधा ले गया अपवर्ड डायरेक्शन में ले गया, और दूसरा को कुछ हाइट तक ले गया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस को ले गया, कुछ डिस्टेंस तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले गया, और उसके बाद कुछ डिस्टेंस को वर्टिकल में ले गया और फिर हॉरिजॉन्टल में लाया। तो पहला वाला जो स्टोन था उसके पोजीशन पर हम लोगों ने ला दिया, तो एक को डायरेक्ट ले गया और दूसरे को हम लोगों ने इस तरह से लेकर गया। तो दोनों में जो वर्क डन होगा वह इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन वाला जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है उस केस में जो वर्क डन क्या होगा, वह जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल होने के कारण क्या होगा, जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह जीरो होगा। तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्क हुआ वह बच जाएगा। तो दोनों केस में अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्क डन होगा इक्वल होगा। हम दोनों, अगर येलो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में है और दूसरे केस में ब्लू और नेवी ब्लू और स्काई ब्लू दोनों का डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो जो येलो डायरेक्शन में येलो कलर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके इक्वल होगा। तो इसलिए जो फोर्स है वर्क डन होगा फोर्स के कारण, वह पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।